आप अपने आसपास ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखते हैं जिनको देखकर आप चकित हो जाते हैं। जैसे ट्रेन में किसी ने किसी को जहर खिला दिया, या फिर कोई नशीला पदार्थ खिला दिया, घर में किसी ने जहर खा लिया, या मान लीजिए कि एकाएक अटैक आ गया। तो ऐसे इन चीज़ों को कहते हैं क्रिटिकल केयर, और उनके एक्सपर्ट होते हैं। और दूसरी चीज़ होती है श्वास से जुड़ी बीमारियां, जो अमूमन जो है काफ़ी लोगों में पाई जाती हैं। तो आज हमारे साथ हैं ऐसे एक डॉक्टर जो आपको इसके बारे में सलाह देंगे। डॉक्टर शैलेश नेमा जी हमारे साथ हैं। ये छाती रोग विशेषज्ञ हैं और उसके अलावा क्रिटिकल केयर यूनिट के एक्सपर्ट इनको कह सकते हैं हम, कि कैसे क्रिटिकल केयर की यूनिट जो होती है वो कैसे अरेंज करते हैं। चलिए उनसे ही बात करते हैं। शैलेश नेमा जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए, अब ये क्रिटिकल केयर जो होते डिसीज होती वो कौन सी होती हैं जिनका क्रिटिकल बर्ड है और केयर करनी पड़ती है। देखिए, बीमारियां तो जो होती हैं हर तरह की होती हैं। अगर कोई भी बीमारी, अगर कोई विकराल सा रूप ले ले, जैसे कि मान लीजिए कोई एक पेशेंट है जिसको हृदयाघात हो गया, या मान लीजिए लकवा हो गया, या एक्सीडेंट हो गया मान लीजिए किसी मरीज का। और इस तरह से मान लीजिए, जैसे भी आपने देखा था कोविड हुआ, कोविड में भी सामान्य मरीज भी थे, आपने देखा होगा, जिनको कोविड हुआ, जो घर पे रह के भी ठीक हो गए, जिन जो एक डॉक्टर से इलाज लिया ओपीडी बेसिस पे, यानी वो ठीक हो गए, ठीक बात। वो भी ठीक हो गए। लेकिन इन कुछ मरीजों में से कुछ ऐसे मरीज अनफॉर्चुनेट होते हैं, मान के चलिए 1%, 2%, 4%, जिनके फेफड़ों पर ज़्यादा दिक्कत हो जो गई। क्रिटिकल हो जाते हैं, यानी जिनको गहन रोग चिकित्सा की ज़रूरत होती है। यानी वही रोग आगे बढ़ गया, एक ऐसे लेवल पे आ गया जहाँ पर कि एक सामान्य वार्ड में, या ओपीडी में, या घर पर डोमिसिलियरी ट्रीटमेंट जिसको हम बोलते हैं, वो करना जब संभव नहीं होता। यानी वार्ड से भी हम कई बार ऐसा होता है कि कुछ मरीज आते हैं जिनको हम यहाँ काउंसिल करते हैं, देखिए अभी तो हम वार्ड में रख रहे हैं, लेकिन आपका मरीज क्रिटिकल हो सकता है। क्रिटिकल का मतलब वही रोग आगे बढ़ गया, डेंगू फीवर है, कोई इन्फेक्शन है, मान लीजिए एक डायबिटीज़ का मरीज है। डायबिटीज़ का मरीज हमारे यहाँ आता है जिसको इनिशियली सिर्फ एक मान के चलिए लेवल, शुगर लेवल थोड़ा सा हाई है, कई बार अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, शुगर एकदम कम हो गई है, या हार्ट का कोई पेशेंट आया जो चेस्ट पेन में आया, लेकिन उसके बाद उसको हार्ट अटैक ही डायग्नोस हुआ, तो फिर वो पेशेंट्स क्रिटिकल केयर में जाते हैं। इसी के लिए आईसीयू आईसीयू में जाना मतलब क्रिटिकल केयर से रिलेटेड। जी, आईसीयू में ऐसे मरीज को हम ले जाते हैं जिसका इलाज एक जनरल वार्ड में या प्राइवेट रूम में संभव ना हो। श्वास रोग से सर शुरू करेंगे। श्वास का रोग जो होता है वो एक्चुअली बहुत सारे लोगों में पाया जाता है, लेकिन उनको कभी समझ नहीं पड़ता है। जैसे कुछ चलते चलते उनकी श्वास भर आती है, कुछ का तम्बाकू खाने से कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो ये शुरुआती लक्षण क्या होते हैं कि जिससे लोग अवेयर हो जाए कि भाई अब तो हमें डॉक्टर को दिखा ही लेना चाहिए। देखिए, अगर आप किसी मरीज से बोलेंगे, जनरली भारत की पॉपुलेशन है जो, वो एक तो थोड़ा सा सिम्टम्स जब ऐसे सीवियर ना हो जाएं कि मतलब अब डॉक्टर के पास जाना ही है, नहीं तो वो लोकल केमिस्ट से लेके दवाई खाते रहते हैं। देखिए, श्वास रोग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि रोग सिर्फ फेफड़ों से संबंधित है। रोग हृदय से संबंधित हो सकता है, रोग मांसपेशियों से संबंधित हो सकता है। हमने तो यहाँ तक देखा है कि किसी मरीज को नमक की कमोबेशी हो गई, अच्छा। उसकी वजह से भी मसल पैरासिस हो गया। मसल पैरासिस का मतलब होता है कि जो मांसपेशियां हैं वो कमज़ोर पड़ गई, ढीली पड़ गई, जिसकी वजह से सांस नहीं ले पा रहा। इसके अलावा कुछ मरीज होते हैं जिनको दिन में कोई सांस लेने की समस्या नहीं होती, लेकिन रात में जब वो सोते हैं तो सोते सोते उनका दम घुटता है। ऐसा होता है। ऐसा होता है। बहुत ओबेस पेशेंट आपने देखे होंगे। ओबेसिटी भी एक तरह का मतलब सांस का रोग ही है। बाकी तो थायराइड वाले मरीज होते हैं, लेकिन कुछ ओबेसिटीज ऐसी होती है। देखिए, मरीज को ओबेसिटी होना ये नहीं दर्शाता है कि वो बहुत ज़्यादा खाना खाता है या लैक ऑफ एक्सरसाइज है। आपने देखा होगा कुछ लोग, मतलब उनमें ओबेसिटी यानी मोटापा अपने आप हो जाता है, और क्या, कम कम खाते हैं फिर भी फिर मोटे हो भी हो जाते हैं। जाता है। तो कुछ मेटाबॉलिज्म का इशू है, कुछ जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं।
तो ये सब भी श्वास रोग हो सकते हैं। अगर आपको मोटापा है, रात में दम घुट रहा है सोते सोते, तो भी आपको जाके एक कोई भी चेस्ट फिजिशियन से मिलना चाहिए। इसके अलावा देखिए, अगर दमे की बात करें, दमा भी बहुत कॉमन है। अगर आपको खांसी आ रही है और वो खांसी आपकी ठीक नहीं हो पा रही है, मतलब आपने दवाइयाँ ले ली, खांसी का सिरप पी रहे हो आप, किंतु क्या है, आपको 10 घंटे 5 घंटे आराम है, उसके बाद फिर वही खांसी शुरू हो गई, और ये खांसी आपको लगातार हो रही है। लगातार हो रही है मतलब कि आप उसको सिर्फ इन्फेक्शन ना समझें, क्योंकि कोई भी इन्फेक्शन सामान्यतः 7 से 14 दिन में ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए उस इन्फेक्शन के ख़त्म होने के बाद भी आपको खांसी आ रही है, तो भी वो दमा हो सकता है या एक्यूट ब्रोंकाइटिस हो सकता है। कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनके शरीर में, मतलब हमारी जो श्वास लेने की नलियां हैं, उनमें इस तरह के परिवर्तन वायरस या बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन के बाद आ सकते हैं कि वो जो सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, बुखार या इन्फेक्शन खत्म होने के बाद भी रह सकते हैं, यानी सांस बढ़ना, खांसी आना, बलगम निकलना। तो इसको भी आपको डील करना है, तो उसके लिए सही आपके लिए जाना होगा कि डॉक्टर के पास जाएं, जो उस चीज़ में विशेषज्ञता अपने मन से ना इलाज करें, ये घातक हो सकता है। देखिए, दवाई लेके आप खा लेंगे, आपको थोड़ी देर खांसी का आराम होगा, लेकिन उसके हमें कारण का इलाज करना है। तो अगर उस कारण का हम इलाज करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें प्रोलॉन्ग्ड हों, 3 महीने 4 महीने, लेकिन खांसते खांसते कई बार आपकी खांसी में खून आ सकता है, गला छिल सकता है, वोकल कॉर्ड्स खराब हो सकते हैं। तो वो सब चीज़ें अवॉइड करना कि डॉक्टर के पास ना जाऊं, अच्छा नहीं है। एक और हमने सुना है, जैसे गांव में जाते हैं या कहीं कस्बों में जाते हैं तो फेफड़े खराब हो गए, तो ये फेफड़े खराब होने की वजह यही होती है कि और कुछ भी होता है? देखिए, फेफड़े खराब होने की वजह बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं। मतलब जैसे किसी पेशेंट को कभी टीबी हुआ, टीबी का इलाज देर से शुरू हुआ, टीबी तो उस समय ठीक हो गई मरीज की। कुछ मरीज टीबी का इलाज नहीं लेते, तब भी उनकी टीबी ठीक हो सकती है, ऐसा नहीं है। लेकिन टीबी ठीक होने के बावजूद उनका फेफड़ा परमानेंटली डैमेज हो जाता है। तो हो सकता है एक फेफड़ा डैमेज हो सकता है दोनों फेफड़ों का कुछ कुछ हिस्सा डैमेज हो। इसके अलावा कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, या कुछ ऐसे तरह का फेफड़ा खराब होना है जिसको हम आईएलडी बोलते हैं। आईएलडी में भी एक चीज़ होती है आईपीएफ, इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस जैसी टर्म होती है। उसमें हमको कारण ही नहीं पता होता कि मरीज का फेफड़ा क्यों खराब हो रहा है, जिसमें किसी कारण के बिना, किसी, देखिए कारण तो कुछ होगा, लेकिन वो कारण हमें नहीं पता होता। मतलब हमारी आइडेंटिफाई नहीं होता। अभी हमारी मेडिकल साइंस में उसकी केवल हाइपोथेसिस हैं, उसके 100% कारण हम नहीं बता सकते। हो सकता है कि कुछ अलग अलग, कई मल्टीफैक्टोरियल हो, कई सारे कारण हो, तो उसको हम बोलते हैं इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। उसमें भी फेफड़ा परमानेंटली डैमेज हो जाता है। और भी बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर डिजीजेस भी हैं जिनमें फेफड़े खराब हो सकते हैं। तो हमारे भारत में मुख्यतः एक तो टीबी के कारण फेफड़ा खराब होता है, क्योंकि गांव वगैरह में खांसी को उतना इम्पोर्टेंस दिया नहीं जाता, लाइटली लिया जाता है। लाइटली नहीं लेना चाहिए खांसी को। देखिए, इतने सारे एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं, आपने देखा होगा कि किसी भी तरह से हमको 2025 तक टीबी का एरेडिकेशन करना है। उसमें सफलता तभी मिलेगी जब मरीज अपने मर्ज को समझे। अगर मरीज मर्ज को समझकर सही डॉक्टर के पास जाता है, देखिए इतनी सारी पीएचसी हैं, करीब करीब हर गांव, हर 3-4 गांव में एक पीएचसी तो होती ही है। पीएचसी मतलब प्राथमिक चिकित्सा केंद्र। थोड़ा सा बड़ा तहसील लेवल का कुछ है तो सामुदायिक हो जाता है। सामुदायिक चिकित्सा केंद्र है, जहां पर की भर्ती की भी सुविधा है, डॉक्टर्स भी हैं। और अगर आप उसका फैसिलिटी अवेल करें, तो देखिए देश की बहुत बड़ी एक उसमें, योगदान होगा। हाँ, आप खुद योगदान करोगे कि हो सकता है भारत से जो तपेदिक या सावधानी जरूरी है, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो आपको तुरंत के तुरंत ये सब चीज़ें, इसके बाद जैसे आपने बताया फेफड़ा खराब हो गया, आप उस फेफड़ा खराब होने की स्थिति में कभी नहीं आएंगे अगर आपका टीबी का इलाज संभव हो गया। देखिए होता ही है, टीबी मोस्टली अच्छी तरह की होती है, मतलब जिसको हम बोले हैं कि प्राइमरीली इट इज़ नॉर्मल टीबी, जिसको हम एमडीआर टीबी ना बोलें। एक एमडीआर टीबी होती है जो खराब तरह की टीबी होती है, जिसमें बहुत सारा ट्रीटमेंट लगता है।
और लंबा ट्रीटमेंट लगता है, लेकिन ज़्यादातर जो डिजीज़ होती है वो नॉर्मल टीबी की होती है, जिसका कि उन्मूलन संभव है। आप सर आईसीयू में ज़्यादातर पेशेंटों को डील करते हैं, देखते हैं उनको। ऐसा कोई पेशेंट आया अभी तक जो जिनको आपने सलाह दी हो कि थोड़ा सा ये क्यों लापरवाही कर दी, कोई ऐसी डिसीज के बारे में जो आपको लगेगा प्रत्याशित टाइप का हो और आपके लिए एक मेमोरेबल रहा हो कि नहीं, आईसीयू में इसको रख के हमने इसको ठीक कर दिया, और उस वो तो सोच के आया हो कि अब तो भगवान ही मालिक। देखिए, कुछ तो चेस्ट के भी पेशेंट आए, जैसे थोड़ा थोड़ा सांस फूल रही थी इनिशियली, फिर चलने में थोड़ी और ज़्यादा सांस फूलने लगी, फिर बैठे बैठे सांस फूलने लगी, फिर आंखें मरीज की तब खुली जब उनको ये लगा कि यार ऑक्सीजन भी कम हो रहा है। तो उस तरह के मरीज आते हैं कई एक। फिर हार्ट का पेशेंट है जैसे, तो हार्ट का पेशेंट इनिशियली हो सकता है हार्ट का पेशेंट ना हो, वो सिर्फ डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन का पेशेंट है ना। 3 दिन से दर्द हो रहा है सीने में, हमारे पास नहीं आए, जब हमारे पास आते हैं तो एक्यूट एलवीएफ में आते हैं। हार्ट पहले ही मतलब अटैक होके कमज़ोर हो चुका होता है, उसके बाद वो आते हैं। और जैसे मैंने बताया धीरे धीरे सांस फूलना बढ़ी, तो ऐसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म के केसेस देखे हैं। देखिए, इलाज संभव हो सकता है, लेकिन उसमें इस तरह के मरीज अगर डिलेड आते हैं तो कई बार जो हमारा परिणाम होता है वो सकारात्मक। वो सकारात्मक नहीं भी हो सकता है। देखिए, आपके परिवार हैं या किसी भी मतलब जो मरीज हैं उनके परिवारों की बात कर रहा हूँ मैं, तो परिवार के हर सदस्य को किसी भी अगर तरह का कोई लक्षण दिखता है किसी भी अन्य सदस्य में, तो सबसे पहले किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। देखिए, गांव वगैरह में, ग्रामीण इलाकों में भी आप ये नहीं बोल सकते कि बिल्कुल मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं नहीं, है। अब तो खैर कनेक्टिविटी है। आज के युग में एटलीस्ट आप तहसील लेवल तक तो जा सकते हैं। तहसील लेवल पे आपको एक क्वालिफाइड डॉक्टर मिल जाएगा, वहाँ पर आप कम से कम प्राइमरी इलाज लीजिए, और कोई भी क्वालिफाइड डॉक्टर डिले नहीं करेगा। वो बोलेगा भैया आपकी समस्या अच्छी नहीं है, आप किसी बड़े शहर में चले जाओ, किसी बड़े अस्पताल में चले जाओ, मेडिकल कॉलेज चले जाओ, मेडिकल कॉलेज अस्पताल चले जाओ, एटलीस्ट सही समय से आप इलाज चालू कर पाओ। कनेक्टिविटी एक दूसरी मतलब एक बीमारी से दूसरी बीमारी की होती है कुछ ना कुछ। जैसे आपने हार्ट की बात की, तो हार्ट अटैक का आदमी को तब पता चलता है जब थोड़ा सा सीवियर होता है। अमूमन क्या होता है, सीने में दर्द हुआ तो अवेलेबल है नुस्खे गांव में, और जो गैस उन्होंने सोचा, किसी ने सलाह दे दी कि वो गैस से प्रॉब्लम हो सकती है, कभी सीने में दर्द। तो ऐसी परिस्थिति में यदि थोड़ा सा पेन हो, तो पेन कब कितना हो तब डॉक्टर के पास जाए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है सर कि गैस से भी थोड़ा सा सीने में दर्द होने लगता है। देखिए, अब दर्द का कोई बहुत ऐसे पैमाना अपन नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए क्या डायबिटिक पेशेंट है, कुछ डायबिटिक पेशेंट्स में न्यूरोपैथी जैसी एक आपने शायद शब्द सुना हो। न्यूरोपैथी का मतलब होता है कि जो नसें होती हैं जो कि पेन को सेंस करती हैं, उनमें उतनी मतलब उनका थ्रेशोल्ड बहुत बढ़ जाता है, यानी वो पेन को कैरी ही नहीं करेंगी दिमाग तक। तो उस तरह के मरीजों में कई बार चेस्ट में पेन नहीं होता, दूसरे सिम्टम होते हैं, घबराहट होना, पसीना आना। फिर गैस में भी आप जैसा बोल रहे हैं कि यहाँ पे सामने की तरफ पेन हो सकता है, लेकिन इसका उल्टा भी होता है। कई मरीज हमारे पास इन्फीरियर वॉल एम आई, मतलब जो हृदय की निचली वाली दीवार होती है, उस वाली दीवार में जब हार्ट अटैक होता है तो कई मरीज ऐसे भी आते हैं, हमने देखे हैं, जिनको सिर्फ उल्टी हो रही है। तो ये दोनों चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं। चेस्ट पेन को कभी भी इग्नोर ना करें, एक डॉक्टर से मिल लीजिए, एक ईसीजी करा लीजिए। देखिए, वो ज़माने नहीं रहे हैं अब कि गांव में भी ईसीजी नहीं होती। हर गांव में ईसीजी होती है, हर तहसील लेवल पे ईसीजी होती है। तो सबसे पहले देखिए, आपको अगर मान लीजिए इलाज कराना है, बेहतर इलाज करना है, तो आपको हो सकता है कि आपके पड़ोसी शहर में जो सबसे नज़दीकी शहर है वहाँ आना पड़े। लेकिन जो प्राइमरी सुविधा या प्राथमिक चिकित्सा सुविधा आपके गांव तहसील में अवेलेबल है, उसको तुरंत अवेल करिए। वहाँ पर या फिर वो जो सलाह दें उससे आगे अगर, हाँ बढ़िए। देखिए, दर्द को सहन भी नहीं करिए, और ये भी मत सोचिए, लापरवाही नहीं। हाँ लापरवाही मत करिए। दर्द थोड़ा भी है और वो बढ़ता जा रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा है, तो वो हार्ट अटैक हो सकता है। अच्छा, बड़ों में ही हार्ट अटैक की समस्या ज़्यादा होती है कि बच्चों में भी श्वास की ऐसी परेशानियां देखने को मिलती हैं कि बच्चों की श्वास फूल रही, छोटे बच्चे होते हैं, तो उनका क्या कारण होता होगा?
देखिए बच्चों में तो बेसिकली ये मतलब पीडियाट्रिशियन का वो है, किंतु देखिए सांस फूलना बच्चों में दमा भी होता है। और बच्चों में दमा थोड़ा सा सीवियरिटी इसीलिए होती है क्योंकि बच्चों की नलियाँ होती हैं सकरी। देखिए हमारी जो एडल्ट्स हैं उनकी नलियाँ थोड़ी सी उम्र के हिसाब से चौड़ी हो जाती हैं, तो हमको जब काफ़ी नली सक्रिय होगी तब बहुत ज़्यादा सिम्टम आएंगे, लेकिन बच्चों में ऐसा नहीं होता। अगर कोई बच्चा हाइपर रिएक्टिव एयरवे है, किसी बच्चे का हाइपर रिएक्टिव एयरवे मतलब किसी भी एलर्जन को या किसी भी तत्व को अधिक रिएक्शन दे रहा है एयरवे, मतलब हमारा एयरवे किसी का भी, किसी सामान्य व्यक्ति का भी एयरवे हल्का फुल्का रिएक्ट करेगा। जैसे हम भी कहीं धुएं में जाते तो हमारी हल्की सी नाक बहने लगती है, छींक हमें भी आ सकती है, हल्की सी घुटन हमको भी महसूस होती है। लेकिन कुछ लोग इसको बिल्कुल नहीं सहन कर पाते, जरा से धुएं में, जरा सी धूल में होता है। और बच्चों में वही एयरवे और सकरा हो गया तो बच्चों में और ज़्यादा तकलीफ होगी। इसके अलावा कुछ कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ेज़ होती हैं। हालांकि अब तो एक अच्छी चीज़ है कि टारगेट स्कैन बोलते हैं, बच्चों को अब हार्ट को मदर के पेट के अंदर ही मतलब देख लिया जाता है, तो उसमें भी कई बार अच्छा है कि पहले ही बच्चे को कोई अगर कंजेनाइटल डिफेक्ट है पता चल जाएगा। तो एक अच्छे डॉक्टर से मिलेंगे आप पीडियाट्रिशियन से, तो पीडियाट्रिशियन उसको सलाह देगा फिर। कंसल्टेट देख करके या तो किसी चेस्ट वाले के पास भेजेगा या हार्ट वाले के पास भेजेगा। आपकी सर शिक्षा दीक्षा के बारे में भी जानेंगे, कहाँ से आपने पढ़ाई की, कैसी फैमिली बैकग्राउंड है? मैंने जबलपुर से एमबीबीएस किया है, उसके बाद मैंने भिलाई से 3 वर्ष डीएनबी रेसिडेंसी की है रेस्पिरेटरी मेडिसिन में। और मेरे जो पिता थे, अब नहीं है वो एक एडवोकेट थे, टैक्स एडवोकेट थे, टैक्स कंसल्टेंट थे। मेरी मदर हाउस वाइफ हैं अभी, बाय गॉड्स ग्रेस शी इज़ क्वाइट हेल्दी। और 2 भाई हैं मेरे, बड़े भाई, वो भी टैक्स कंसल्टेंट हैं दोनों। मेरी 2 सिस्टर्स हैं, दोनों हाउस वाइफ हैं। एक भिलाई में ही रहती हैं और एक अभी जबलपुर में रिटायरमेंट के बाद, जीएजी के घर में रिटायरमेंट। डॉक्टर कोई नहीं? डॉक्टर मेरे अलावा कोई नहीं, मैं सबसे छोटा हूँ। पिताजी की बहुत इच्छा थी कि कोई एक जन डॉक्टर बने, तो आपने जिम्मेदारी संभाली। हाँ देखिए मेरे को मैथमेटिक्स में बहुत रुझान था, अच्छा भी करता था मैं। बट फिर भी एक अंदर ये लगता, उन्होंने कभी प्रेशराइज नहीं किया मुझे कि तुमको डॉक्टर बनना है, बट मुझे लगा कि डॉक्टर बन सकते हैं तो क्यों ना बने। और कहीं प्रैक्टिस करने गए क्या? जबलपुर के अलावा नहीं, मैंने वहाँ भिलाई से लौट के फिर यहाँ पर क्रिटिकल केयर में ही ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो कुछ बड़े अस्पतालों में काम किया है। उसके बाद अभी कुछ अस्पतालों से जुड़ा हुआ हूँ क्रिटिकल केयर तो से। ये जो रेस्पिरेटरी जो आप कह रहे हैं सिस्टम, ये क्या होते हैं? ये थोड़ा सा जो हमारे दर्शकों को बताएं, आपके इनसे कौन कौन सी डिसीज पैदा हो सकती हैं? जैसे आपने अभी बताया दमा, और बाकी और भी कोई ऐसी डिसीज है कि इनके अलावा कि जो पता न चले और धीरे धीरे शरीर में ज़्यादा रूप धारण कर ले? देखिए मैंने जैसे अभी आपको एक एग्जांपल बताया था कि फेफड़े में जो नसें जाती हैं, कई बार उनमें खून का थक्का जम सकता है, तो उसको हम बोलते हैं जैसे पल्मरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। इसके अलावा देखिए जैसे हड्डी वाले एक डॉक्टर साहब हैं हमारे यहाँ, वो यहाँ बहुत सर्जरी करते हैं हमारे अस्पतालों में। तो कुछ मरीजों को फैट एम्बोलिज्म भी होता है, वो भी फेफड़े से संबंधित है, फेफड़े की नलियों में जाके फैट जमा हो जाना। क्योंकि देखिए बोन्स वगैरह जो होती हैं उनके अंदर आपको पता होगा वसा तो होता है, लॉन्ग बोन इंजरीज में वो होता है। मरीज पोस्ट ऑप केस है, तो कई बार पोस्ट ऑप मतलब पोस्ट ऑपरेटिव केसेस हैं, उनमें फेफड़े इन्वॉल्व हो सकते हैं प्राइमरी डिजीज़ के बाद। प्राइमरी डिजीज़ मतलब प्राथमिक जो उसको मरीज को डिजीज़ है, वो जैसे कि पेट की है या इन्फेक्शन की है, वो इन्फेक्शन एआरडीएस कॉज कर सकते हैं। मैं क्रिटिकल केयर के पार्ट पे भी बता रहा हूँ, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इसके अलावा जैसे डेंगू फीवर है, या महिलाएं हैं उनमें प्रेगनेंसी के बाद कई बार फेफड़ों में प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, डेंगू फीवर और महिलाओं की भी समस्याएं इससे जुड़ी हुई रहती हैं? नहीं बहुत सारा, डेंगू तो एक एग्जाम्पल है। मैं ये बहुत कैसे सारी कैसे कन्वर्ट होता है डेंगू में? देखिए कोई भी डिजीज़ जो होती है वो ये अगर आप संक्रामक रोग की बात कर रहे हैं ना, इन्फेक्शियस डिजीजेस, तो ये सिस्टेमिक डिजीज़ होती है। सिस्टेमिक का मतलब होता है ये मल्टीपल ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करते हैं। मतलब ऑर्गन को डैमेज कर दी जाती है, फिर
डिसीज बड़ी हाँ, होती है। मल्टीपल ऑर्गन्स को डैमेज करेंगी और उनमें से एक ऑर्गन जो है वो लंग्स भी मतलब फेफड़े भी हो सकते हैं, किडनी पे भी प्रभाव डाल सकते हैं, लिवर पे भी प्रभाव डाल सकते हैं, दिमाग पे भी प्रभाव डाल सकते हैं, मतलब एंसेफेलोपैथी तक हो जाती है इस तरह की बीमारियों में। तो घर पे क्या करें? क्या मतलब आपने इतना सारा बता दिया कि लोग यदि आपको सुनेंगे तो पहले से ही उनको थोड़ा-सा भी दर्द होगा तो उनको लगेगा कि अब तो सीधे डॉक्टर के पास। ऐसे कोई खान-पान का भी कोई असर पड़ता है क्या इन चीज़ों पर? देखिए, खान-पान का असर तो हर बीमारी पर है क्योंकि हमारा जो भारत है वो डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। अब इसके पीछे थ्योरीज बहुत सारी आई हैं कि क्यों भारतीयों में डायबिटीज़ ज़्यादा होती ज़्यादा है। होती है। क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी खाता पीता परिवार है तो उसमें डायबिटीज़ होगी, भले ही वो किसानी करता हो, भले ही वो मजदूरी ऐसा करता क्यों हो। होता है सर? अब देखिए, इसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज हैं। मैं कोई डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट तो हूँ नहीं कि नहीं, मैं लेकिन जैसे आप केस डील करते तो ऐसे अमूमन तो लगता होगा ना कि कुछ खाने का दिक्कत है या फिर कोई और समस्या है। देखिए, हमारा खान पान थोड़ा सा रिच है। रिच का मतलब हैवी है। हैवी। हाँ, देखिए, हम रोज़ दाल चावल सब्जी रोटी खाते हैं और हमारे उसमें वसा का भी उपयोग होता है। और हमारे यहाँ रोज़ आपने देखा होगा पकवान हैं, तो बहुत सारे परिवारों में सूखा पकवान भी खाने के साथ खाया जाता है, दिन में 3 बार खाया जाता है। चाय बहुत मीठी पीते हैं हमारे देश के लोग और चाय का चस्का आपने देखा ही होगा, आप लोगों को पता है। इसके अलावा एक सोसाइटी ऐसी भी डेवलप हो रही है जिसमें कि ऐब जिनको हम बोलते हैं ना, सिगरेट, स्मोकिंग करना, अल्कोहल लेना, बीड़ी पीना, ये सब भी बहुत सारे रोगों को पनपा रहा है। क्या इनका उपाय सिर्फ सलाह है और तो कुछ कर नहीं सकते? अवेयरनेस है। देखिए, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है और सबसे बड़ी इसमें जिम्मेदारी आप लोगों की है। मतलब हर उस आदमी को, जैसे अब सरकार तो कर ही रही है। देखिए, कुछ भी ऐसा आजकल टेलीविज़न पे सीन दिखता है जिसमें कोई सिगरेट पी रहा है, तो उसमें लिख देते हैं धूम्रपान हानिकारक है या शराब पीना हानिकारक है, ये तो लिखा जा रहा है। आप लोग भी मेहनत करते हैं। मैंने देखा है कि जैसे कभी विश्व धूम्रपान दिवस हो या विश्व मतलब तंबाकू वाला जो टोबैको वर्ल्ड टोबैको डे है, उसमें सारे चैनल्स प्रयास करते हैं, बट ये थोड़ा प्रयास और रीच बढ़ाना पड़ेगी इसकी। हम लोगों को मरीजों को समझाना पड़ता है। बाय गॉड्स ग्रेस ऐसा है, भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से मेरे बहुत सारे मरीज बीड़ी या सिगरेट छोड़ देते हैं। हाँ, ये अच्छी बात लेकिन 100% लोग नहीं छोड़ पाते। वो एक थोड़ा सा विल पावर का भी इशू है। अब बाकी तो देखिए इसमें है। भाई आप तो इलाज ही कर सकते हैं, आ जाए तो और सलाह दे सकते हाँ, हैं, ये और क्या है। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब हर व्यक्ति की खुद की स्वयं की एक जिम्मेदारी बनती है कि हम सोसाइटी के लिए क्या एग्जाम्पल सेट करें। तो आप क्या सोसाइटी को संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को कि क्या करें क्या ना करें, तब आप इस क्रिटिकल डिसीज से थोड़ा सा बच सकते, दूर रह सकते, नहीं तो फिर अंतोगत्वा सलाह तो आपको लेनी ही पड़ेगी, या आपके पास आएं या फिर किसी और एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाएं। देखिए, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनको हम बोलते हैं बिना बुलाया बला है। उनको छोड़ के, जैसे कुछ बीमारियां हैं, इन्फेक्शन है, तो उसको लाइटली ना लें क्योंकि बहुत सारे इन्फेक्शन के मरीज आते हैं। इसके अलावा जैसे ट्रॉमा के केसेस हैं, ट्रॉमा मतलब चोट लगने के, रास्ते में ट्रैफिक में एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो ये सब अवॉइड किया जा सकता है। आपके अपना विवेक है उससे। इसके अलावा हर वो खराब चीज़, जैसे बाजार का खाना पीना, गलत तरह का खाना पीना, देखिए बहुत ज़्यादा तैलीय या बहुत ज़्यादा नमक, बहुत मीठा, ये सब शरीर को नुकसान करेगा। इसके अलावा बच्चों को बचपन से ही ये ट्रेनिंग दी जाए कि बेटा ये चिप्स अच्छी चीज़ नहीं है, बेटा ये कुरकुरे अच्छी चीज़ नहीं है, चॉकलेट खाने की एक सीमा है, आइसक्रीम खाने की एक सीमा है। देखिए, बच्चे तो सब करेंगे, लेकिन अगर आप एक बच्चा अभी जब बड़ा हो रहा है उसके दिमाग में आप ये सब चीज़ें डाल देंगे कि बेटा ये चीज़ अच्छी नहीं है, तो सूनर और लेटर, आज नहीं तो कल, जंक फूड इन्फेक्शन का बड़ा कारण है। जंक फूड बहुत ख़राब चीज़ है। इसके अलावा बच्चे को आप एग्जाम्पल से सिखाइए कि बेटा सिगरेट नहीं पीना है। अगर फादर सिगरेट नहीं पीते और फादर हमेशा
उस चीज़ का जिक्र भी नहीं करते सिगरेट का, तो बच्चा अमूमन सिगरेट वगैरह या शराब वगैरह की लत से बचा रहेगा। बाकी इसके अलावा खाना पीना बड़ा नियंत्रित रखना चाहिए कि अगर मान लीजिए दिन में हम 3 बार खाना खाते हैं, तो हमको ये पता होना चाहिए कि कितना खाना खाना चाहिए। तो डाइट बहुत कंट्रोल करनी पड़ेगी और जंक फूड से बच्चों को बचाना है, ये सलाह है डॉक्टर नेमा की। सबसे अहम बात उन्होंने बताई है कि देखिए, जो क्रिटिकल केयर होती है हम उसको अमूमन जो है सलाह से उड़ा देते हैं, दिमाग से निकाल देते हैं कि थोड़ा सा दर्द हुआ, पेन हुआ, श्वास फूली तो हमने दवा ले ली बाजू से जाके, या फिर किसी से सलाह लेकर घर में कुछ नुस्खे अपना लिए। ऐसा नहीं करना है, इसलिए नहीं करना है क्योंकि ये जो छोटी छोटी सी दिक्कतें हैं ये कभी गंभीर बीमारी में कन्वर्ट हो जाएंगी तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो डॉक्टर नेमा की सलाह आपके जितने भी काम आए, आज हमने आपकी मुलाकात करवाई, फिर हम अगली बार किसी एक्सपर्ट डॉक्टर से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। वीडियो जर्नलिस्ट रवि यादव के साथ मैं महेंद्र विश्वकर्मा, डीएनएन न्यूज।